नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा में उस बिल पर हम चर्चा करेंगे जो मोदी जी ने विदेश में बैठकर यहां पास करवाया। ये सिर्फ एक बिल का मामला नहीं है, ये आजादी के बाद सबसे बड़ी गलती हो सकती है नरेंद्र मोदी के द्वारा। शायद इतनी बड़ी गलती कभी ना हुई हो। भोपाल गैस कांड आज के दौर में जो 2014 के बाद आजाद हुए हैं शायद उनको न याद हो, लेकिन उस दौर को जो लोग जानते हैं, जिन्होंने पढ़ा है या जिन्होंने देखा है और सुना है, आज भी भोपाल गैस कांड का नाम सुन के दहल जाते हैं। आज भी भोपाल में, पुराने भोपाल के इलाकों में बच्चे जब पैदा होते हैं तो मानसिक और शारीरिक रूप से कई बार वो फिट नहीं होते। आज भी कितना समय गुजर गया है, फिर भी करीब 40 साल से ऊपर हो गए, 41 साल हो गए। 41 साल बाद भी जहां पर बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग पैदा हों, उसको कौन भूल सकता है। लाशों की ढेर गिनती नहीं हो पाई। लाशें दफनानी है कि चिता जलानी है, ये तय नहीं कर पा रहे थे लोग। आज वैसे ही खतरे को दावत देने वाला एक बिल पास हुआ है। कोई भी देश की तरक्की में रोड़ा नहीं डालना चाहता, लेकिन देश की तरक्की, देश के इंसान की कीमत पर कोई कर भी नहीं सकता। ये बिल दरअसल तमाम जो समीक्षक और विश्लेषक हैं, वो मान रहे हैं कि मोदी ने विदेश में बैठ करके घुटने टेक दिए, माय डियर फ्रेंड डोलाल्ड के सामने घुटने टेके। और इसीलिए जब इस बिल को सदन में पेश किया गया तो टाइमिंग ऐसी रखी गई कि मोदी देश से बाहर। इस बिल पर तो सदन में होना चाहिए था। जिस बिल को बताया जा रहा है कि मोदी जी ने इतिहास रचा, तो इतिहास रचते समय तो इतिहास कम से कम किसी दूसरे के हाथ से मत रचवाओ, खुद रहो मौजूद। लेकिन मोदी गायब थे। जरा भाऊ को लाइए इस बिल पर चर्चा के लिए। स्वागत है भाऊ। ये बिल पास भी थोड़ा लोकसभा से अलग तरीके से हुआ। पूरा विपक्ष बिरला के सामने खड़ा हो गया और एक एक करके सारे विपक्षी सांसद सदन से बाहर निकल गए। फिर क्या था, अकेले ही थे। हम ही मुंसिफ हैं, हम ही कातिल हैं, अकेले थे। पास कर लिया बिल, पास किया बिल। कैसे किया, क्या बिल है, सब अब बताते हैं। जरा पहले लाइए, शुरू कीजिए खबरों से। खबरों का हिस्सा जो भीतर जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वही दिखाइए। ये बिल है जिसको नाम दिया गया है, एक ही काम तो 11 साल में हुआ। नाम जो है बनाने के लिए पूरा जितना ब्रेन है इस सरकार का, वो नाम बनाने में लग जाता है। जैसे जी राम जी, ये जी राम जी बनाया। इसको बनाने में ये बिल का मतलब पूरी योजना का सत्यानाश कर दिया। लेकिन नाम ऐसा बनाया कि इस देश के जितने अंधभक्त हैं वो ताली बजावे, अरे राम जी के नाम पे योजना ले आए मोदी जी। लेकिन पूरी योजना का सत्यानाश कर दिया। अब देखिए, खबर देखिए आप। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने किया विरोध। उसी बिल की बात मैं कर रहा हूं, शांति बिल। ये शांति बिल दरअसल न्यूक्लियर बिल है, जो परमाणु समझौता, परमाणु बिल लाया था, मनमोहन सिंह की सरकार में लाया गया था और भाजपा जिसके विरोध में खड़ी थी, उसी का एक्सटेंशन है। और इसमें प्राइवेट सेक्टर को खोल दिया गया है हमारे देश में न्यूक्लियर सेक्टर में निवेश के लिए। मनीष तिवारी ने इस चर्चा की शुरुआत की और क्या कहा, गौर से एक लाइन देखिएगा, पढ़िएगा। विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इसका विरोध करते हुए ये कहा कि इसे विस्तृत विचार विमर्श के लिए जेपीसी के पास भेजा जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2008 में जब परमाणु रंगभेद की नीति को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी ने मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए सरकार के विरुद्ध
अविश्वास प्रस्ताव लाकर भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को पटरी से उतारने की कोशिश की थी। जब 2008 में मनमोहन सिंह इस भारत को थोड़ा परमाणु ताकत बनाना चाहते थे, उसके लिए कदम बढ़ाया, तो अविश्वास प्रस्ताव लाई भाजपा। अब आगे बढ़िए जरा फटाफट, फिर अभी डिटेल में जब चर्चा होगा तो सब सीक्वेंस जुड़ जाएगा। तिवारी ने दावा किया कि भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन, ये विधेयक 2025, यही जो है, ये आप जो पढ़ रहे हैं ना, नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन, ये नाम रखा गया है शांति, जिससे इसको जब स्पेल करें तो शांति बन जाए। में आपूर्तिकर्ता के उत्तरदायित्व का कोई प्रावधान नहीं है। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो सप्लायर है उसके उत्तरदायित्व का कोई प्रावधान नहीं है, लीक हो जाए, वहां पर रेडिएशन हो जाए, लाखों लोग मर जाए, उसके उत्तरदायित्व का प्रावधान नहीं है। ये तिवारी जी ने कहा, मनीष तिवारी। बीजेपी के सांसद शशांक मणि ने कहा, परमाणु ऊर्जा संबंधी विधेयक देश को नई दिशा देगा और विकसित भारत के रथ को आगे बढ़ाएगा, जिसका फायदा देश के हर नागरिक को होगा। ये रथ आगे बढ़ा रहे हैं बिना मोदी के। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए फटाफट। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये जितेंद्र सिंह का स्टेटमेंट, ये परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री है जितेंद्र सिंह। क्या कर रहे हैं ये भी ध्यान से देखिएगा। उन्होंने कहा है कि जो पुराने सुरक्षा उपाय थे उन्हीं को जारी रखा गया है, जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में अमल में आए थे। सिंह ने यह भी कहा कि निजी क्षेत्र की भागीदारी होगी, लेकिन सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया गया है। कुछ सदस्यों द्वारा 15 साल पहले भाजपा की ओर से अरुण जेटली द्वारा परमाणु ऊर्जा विधेयक के कुछ प्रावधानों का संसद में विरोध किए जाने का उल्लेख करने पर मंत्री ने कहा, अब समय बदल गया है। मतलब जब हम विरोध कर रहे थे तब हम ठीक थे, आज हम उसको जो है उसमें और खामियां पैदा कर रहे हैं तो भी हम ठीक है, समय बदल गया है। ऊपर की लाइन में देखिए, नेहरू जी के पीछे छिपे हैं। इस विधेयक पर जब चर्चा हुई तो चर्चा में नेहरू जी का खूब जिक्र हुआ है कि इस देश में परमाणु ऊर्जा को लेकर के पहल नेहरू जी ने की थी और हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब इनके लिए इतने सेलेक्टिव हैं, सब्जेक्टिव हैं कि जहां छिपना है नेहरू पीछे छिप जाओ और नहीं दिन भर नेहरू गरियाओ। आगे बढ़िए जरा, आगे बढ़िए। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस की खबर 21 मार्च 2010, भाजपा परमाणु दायित्व विधेयक का विरोध करेगी, सुषमा स्वराज। सुषमा जी तब थी, उनका स्टेटमेंट इंडियन एक्सप्रेस में 21 मार्च 2010 को छपा था कि परमाणु दायित्व विधेयक का भाजपा विरोध करेगी। आगे बढ़िए जरा, आगे बढ़िए। ये हिंदू का है। आप लोग कहेंगे हिंदू में हिंदी कैसे आ गए, तो अंग्रेजी में है, हिंदी में इसको कन्वर्ट करके पोर्टल को तब स्क्रीनशॉट मैंने लिया है। ये देखिए हिंदू में क्या छपा था उस समय। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को उन आरोपों को खारिज कर दिया कि उसने सोहराबुद्दीन मामले में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को सीबीआई द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के बदले में नागरिक परमाणु विधेयक को समर्थन देने के लिए कांग्रेस के साथ समझौता किया है। ये ध्यान रखिएगा। ये वेंकैया नायडू उस समय ये बयान दिए थे, और वेंकैया नायडू क्योंकि उस समय आरोप लगाया गया था कि मोदी को सोहराबुद्दीन मामले में मोदी बहुत भयंकर फंसे हुए थे एनकाउंटर में सोहराबुद्दीन, तो सोहराबुद्दीन को सीबीआई से क्लीन चिट दिलवा करके और परमाणु ऊर्जा में भाजपा को झुका लिया अपने हिसाब से, ये आरोप लगे थे। अब जरा बाइट पर आते हैं भाऊ। पहले मनीष तिवारी की बाइट के बाद सीधा आपके पास, बाकी फिर बाद में चलेगा। मनीष तिवारी को सुनवा दीजिए। Well, the combined opposition has walked out of the Lok Sabha primarily because the government has failed to address the two core issues in the bill. Number one, it's a very strange position for the government to take, that a supplier will not be liable for a faulty product which he may supply, which leads to a nuclear incident or a nuclear accident. Where is the pressure coming from to completely absolve the nuclear suppliers? It's inexplicable that in a matter as serious as nuclear energy, to completely give a pass to the supplier is something which is completely unheard of. And number two, this government seems to have a strange philosophy.
that while you'll privatize profit, you will socialize liability. That you will not make private companies liable for their actions, but government will take the responsibility for that. I mean, this is unprecedented. You are turning the whole concept of a democratic welfare state on its head. And that's why, because there were no satisfactory answers, the opposition walked out of the Lok Sabha in protest. चलिए, बिल्कुल पूरा आखिर तक बता दिया इन्होंने। अब बाबू के पास चलते हैं। बाबू, आपने तो भोपाल गैस त्रासदी भी देखी है, देखी भी है उस दौर में, उसको करीब से लिखा पढ़ा भी है उस पे थोड़ा। तो ये भोपाल गैस त्रासदी अब तो पूरे देश के लिए इनवाइट है, किया गया है। ये मोदी जी ने क्या घुटने नहीं टेके माय डियर फ्रेंड के सामने? मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। मनमोहन सिंह के ऊपर पूरे विश्व का एक दबाव था कि वो एटॉमिक एग्रीमेंट पे साइन करे अमेरिका के साथ। मनमोहन सिंह ने जब ये साइन किया तो अमेरिका के साथ झुकने का आरोप लगा, यहां तक का उनको सीआईए एजेंट बोल दिया गया और लेफ्ट पार्टीज ने इसके विरोध में सरकार से समर्थन वापस ले लिया और तभी बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, जिस अविश्वास प्रस्ताव की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अविश्वास प्रस्ताव तब सरकार ने जीत लिया क्योंकि समाजवादी पार्टी और बाकी लोगों ने समर्थन दिया। लेकिन तब भी मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि एग्रीमेंट साइन करने के मायने और उसको लागू करने के मायने बहुत अलग अलग होंगे और यूपीए सरकार ने दिखा दिया कि वो अमेरिका के सामने झुकेंगे नहीं। एटॉमिक एग्रीमेंट भला ही साइन किया, लेकिन पहले रिएक्टर का जो ऑर्डर है वो फ्रांस को दिया, दूसरे रिएक्टर का ऑर्डर जो है वो रशिया को दिया और अमेरिका को दिखाया ठेंगा। इससे अमेरिका बहुत नाराज हुआ और फिर अपने यहाँ अन्ना का आंदोलन हुआ। ये डीप स्टेट वाला जो कभी-कभी मैं कह देता हूँ, ये उसकी कॉर्नोलॉजी है। तब जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ आशीष जी, तब अमेरिकन लॉबी के कई लोग यहाँ खबरें प्लांट कर रहे थे। तो खबरें कैसी थी कि हर जिले का अपना एक छोटा रिएक्टर होगा, हर जिले की अपनी बिजली होगी, वो पूरे जिले को सप्लाई करेगी और वो रिएक्टर इतना छोटा होगा जैसा 20 बाय 40 के कंटेनर में आ जाएगा। माफ कीजिएगा, कंटेनर में आ जाएगा, वो फुल प्रूफ होगा। ये तब बताया गया था, ये सपने दिखाए गए थे। मतलब अमेरिका हर जिले में एक रिएक्टर बेचने के फिकट में था, छोटे-छोटे रिएक्टर बेचो और अपना धंधा बढ़ाओ। अब क्या हुआ? अब वापस आप आ जाइए। हमारे यहाँ ऊर्जा के लिए एटॉमिक एनर्जी का उपयोग ऑलरेडी हम कर रहे हैं और ये बड़ा काम है, इसको प्राइवेट सेक्टर में क्यों देना? कौन चाहता था ये प्राइवेट सेक्टर में आ जाए? ये अमेरिका चाहता था और मनमोहन सिंह के समय से चाहता था, लगातार उसका विरोध करता रहा। लेकिन वर्तमान सरकार, खासकर नरेंद्र मोदी, पता नहीं अमेरिका के सामने क्यों झुकते हैं। ये जो ट्रेड डील है, उसका एक डील ये भी है, ये ट्रेड डील का एक्सटेंशन है शांति। मैं आरोप लगाता हूं, ये ट्रेड डील का ही एक्सटेंशन है शांति। इसीलिए सप्लायर की लायबिलिटी से मुक्त कर दिया। सप्लायर को लायबिलिटी से मुक्त क्यों कर दिया? कल अमेरिका की किसी कंपनी ने यदि हमारे यहाँ रिएक्टर दे दिया और ये रिएक्टर लीक हो गया, बड़ा हादसा हो गया, हजारों के तादाद में लोग मर गए, तो चलाने वालों को कहेगा कि तुम्हारी एक फिक्स लायबिलिटी है या लायबिलिटी सरकार उसका मुआवजा देगा। लेकिन जिसने सप्लाई किया उसको नहीं पकड़ में आएगा, वो पकड़ में नहीं आएगा क्योंकि वो बोलेगा मैंने सप्लाई किया, मेरा काम खत्म, बाकी आप देखो। जबकि परफॉर्मेंस गारंटी नाम की एक कोई चीज होती है, उसके लिए उनकी लायबिलिटी होती है। कोई बड़ा यदि क्रिटिकल कंपोनेंट सप्लाई होता है किसी भी चीज में, तो उसका एक परफॉर्मेंस गारंटी के नाम से उसकी लायबिलिटी होती है। ये लायबिलिटी परमाणु जगह पे जहां भयानक और उनके एक्सीडेंट में मौत का कोई क्वांटम नहीं है। परमाणु लीकेज एक एटम बॉम्ब गिरने जैसा है, हिरोशिमा नागासाकी जैसा है। वो लीकेज होगा, आपके यहाँ भूकंप होते हैं, भूकंप में अंदर लीकेज होगा, कौन लायबिलिटी लेगा उसकी? आज भारत और पाकिस्तान के युद्ध को लेकर ट्रंप कहता है कि ये परमाणु हथियार चलाते तो पूरा विश्व खत्म हो जाता। यहां तो आप जिले जिले में करवाओगे, यहां आप राज्य राज्य में करवाओगे, इसके कौन लायबिलिटी लेगा?
उसकी जो परमाणु की वेस्ट है, जो कचरा बोलते हैं हम उसको, परमाणु कचरा, उसको डिस्पोजेबल का क्या तरीका है, कोई बिल में एड्रेस नहीं किया गया। बिल में उनको इंश्योरेंस से भी मुक्त रखा गया। उन्हें सही कहा कि प्रॉफिट प्राइवेट कंपनी कमाएगी और लायबिलिटी सरकार देगी, नुकसान होगा तो सरकार मुआवजा देगा, उसका कोई क्वांटम नहीं है। उसने कहा कि क्वांटम पे रखो 10,000 करोड़। भोपाल गैस में 2,410 करोड़ मिलियन डॉलर थे, आप इसको 470 मिलियन डॉलर कर रहे हो। तो भोपाल गैस ट्रेजरी कब होगी, तब रुपए की कीमत क्या थी, तब महंगाई का दर क्या था? नहीं, तब तो 470 मिलियन डॉलर था, अब 410 मिलियन डॉलर कर रहे हैं। 410 मिलियन डॉलर है, कम है। 84 से 40 साल, 41 साल, 40 साल। ये शुद्ध रूप से अमेरिका के सामने घुटने टेकना है। ये देश को अशांत कर देगा। ये तो झोला उठा के चले जाएंगे। इनको तो क्या है, इनको तो बैरक में छुप जाएंगे, परमाणु कुछ हो गया तो। आम आदमी कितना रिस्क पे है। और आप देखना, अब अमेरिकन एजेंसीज कैसे एक्टिव हो जाती है जैसे ये प्राइवेट हो जाए तो। उसके बाद अडानी जी के प्लांट लगेंगे धनाधन, अडानी जी टाइप करेंगे। हालांकि अमेरिका से अडानी टाइप करने में अभी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अडानी जी रशिया से लेंगे, चाइना से लेंगे। जो यूरेनियम इसमें यूज होगा, उसको एनरिच करते समय वो यूरेनियम बिक के किसी आतंकियों के हाथ में नहीं जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? मैं दो सवाल इसमें बड़े महत्वपूर्ण है, 2-3 सवाल। हमारे यहाँ पटाखे बनते हैं, पटाखे के का जो मैन्युफैक्चर होता है उस पर भी उत्तरदायित्व तय होता है। पटाखे का मैन्युफैक्चर जेल जाता है अगर उसके पटाखों के विस्फोट में लोग मर जाए, उसके पटाखों में आग लग जाए, उसके सुरक्षा मानकों पर खरा न उतरे, तो पटाखों का मैन्युफैक्चर जेल जाता है। बताइए आप, पटाखे अरे और बाबा, परमाणु आशीष खतरा जी, पैदा हो वहां पर पुल टूटता है, लोग मर जाते हैं, तो पुल के ठेकेदार को उठा लेते हैं। हाँ, वहां पे नहीं है। दूसरी एक बात और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अमेरिका के सामने घुटना टेकना वाला तो बड़ा क्लियर दिख रहा है। जिसको हमारे देश में अभी भी रोज खबरें छापी जाती हैं जो मीडिया के जरिए, न्यूक्लियर डील नहीं करेंगे, मोदी जी ने नहीं किया साइन। पीयूष गोयल आके कहते हैं हम अपने देश के हितों से समझौता नहीं करेंगे। भाव परमाणु क्या है? एक थाली में चावल दाल रोटी सब्जी रखा है, रोटी ले जाके उस कोने में खा लिए, सब्जी कोने में खा लिए, दाल कटोरी उठा के पी गए और चावल पन्नी में बांध के जेब में रख लिए, हो गया ना थाली खाली। जो डील होना है ट्रेड डील, पार्शियली तो आप कानून बना के उनको दे रहे हो, सौंप रहे हो। मैंने क्या कहा, आपने 11% ड्यूटी हटा के कॉटन फ्री में अंदर आने दिया, 0 ड्यूटी पे आपने एग्रीमेंट कर दिया। क्योंकि विश्व में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, सबसे बड़ा निर्यातक जो है कपास का, वो अमेरिका है। अमेरिका में जितना कपास उत्पादित होता है उसमें से 95% वो बाहर बेचता है। भारत का कपास वाला मर गया, सोयाबीन तेल ऐसे डंप कर दिया, मेरे यहाँ का सोयाबीन मर गया, किसान मर गया। अब मक्का भी आएगा। आप बोलते कि हमने किसानों के साथ, हित के साथ अन्याय नहीं करने देंगे और धीरे से कापूस अलाउ कर देंगे, धीरे से तेल अलाउ कर देंगे। ऐसे ही आपने ये परमाणु डील करके अमेरिका के हाथ में एक बड़ा हथियार दे दिया, बहुत बड़ा हथियार, अमेरिका के लिए बहुत बड़ा व्यापार दे दिया आपने। नहीं तो आप ये कहते कि भाई सप्लायर की भी लायबिलिटी उतनी ही है, सप्लायर की लायबिलिटी ज्यादा बड़ी है। इसमें सप्लायर को एपस्टीन फाइल का तो कोई भूमिका रोल तो नहीं है भाई। मुझे तो लगता वही फाइल का वही लग रहा है, मुझे वही लग रहा है। और एक अडानी के खिलाफ अभी भी ब्लू कॉर्नर नोटिस या रेड कॉर्नर नोटिस अभी तक जारी नहीं हुआ। गोवा में 2 लोग भाग जाते हैं, भारत, गोवा में एक एक्सीडेंट होता है, 10-15 लोग मर जाते हैं, वो दोनों भाई बैंकॉक में चले जाते हैं। भारत सरकार तुरंत उनको इंटरपोल को बोल के उनको अरेस्ट भी करवाती है और भारत ले आती है। अमेरिका का मुजरिम भारत में छुपा हुआ है, वारंट एग्जीक्यूट नहीं होता।
और इंटरपोल को अमेरिकन सरकार अभी तक नहीं बोलती। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो डील है अपने लाडले को बचाने के लिए। ये प्रिस्टीन फाइल, ट्रेड डील। जब मैं कुछ और अब बाइटें सुनवा देते हैं, क्योंकि मनीष तिवारी के बाद जरा आगे बढ़िए, आगे बढ़िए भैया। ये बिल बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बेसिकली टिपिकल मामला है, तो इस पर कोई कार्यक्रम भी नहीं करना चाह रहा है। ये देश की सुरक्षा को ताक पर, हमारे आपके जीवन की सुरक्षा को ताक पर रखा जा रहा है। देश की सुरक्षा नहीं, ये आम आदमी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। हाँ, आम आदमी, देश आम आदमी की सुरक्षा, आम आदमी की सुरक्षा के साथ। Basically, demand for this important legislation has to be thoroughly examined. Absolutely. That's why we are asking for sending it to subject committee, standing committee. Right, sir. What is wrong in it? Yeah. After 1 month, after 2 months, again we are meeting. Parliament is meeting in January. Yeah. So we can pass in that. Absolutely. The government didn't want to have long discussion, detailed discussion, in-depth discussion on these two major issues which are having a far-reaching impact. Right. Nuclear bill will have an impact on completely on common people of India, this especially the people residing near the nuclear plants. Absolutely. And the foreign players are coming here, privatization is happening. The security of the country is also, I don't know why this government is going that way. Sir, number two, Manrega, basically crores of employers, workers are going to be affected very badly on this. Right, sir. परमाणु पर आ गया। नेक्स्ट, अगला। अटल जी ने ये पोखरण के अंदर परमाणु जो परीक्षण किया था, और निश्चित रूप से उस समय बहुत बड़ा दबाव था। उससे पहले कांग्रेस सरकार के अंदर 1974 में परमाणु परीक्षण हुआ, और हिंदुस्तान ने बाहरी जितनी भी बड़ी ताकतें थी उनको दरकिनार करते, उनके दबाव को परमाणु परीक्षण करके ये वर्ल्ड में संदेश दिया कि हिंदुस्तान परमाणु क्षेत्र में बड़ी ताकत बनकर उभर गया। लेकिन आज अपन जो करने जा रहे हैं, ये कोई खिलौनों की दुकान नहीं खोल रहे हैं, खिलौना बना लिया कर लिया। ये हमारे पास अगर मेक इन इंडिया की अपन बात करें, जब परमाणु क्षेत्र में अपन प्राइवेट को घुसा देंगे सबको, तो अपन खुद क्या करेंगे, ये वर्ल्ड जानना चाहता है। ये मैसेज गलत वर्ल्ड के अंदर आपका जा रहा है। ये हमारी मांग है कि इसको एक बार आप पूरा सोच विचार करके और उसके बाद इसको पारित कराएं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। ये हनुमान बेनीवाल थे, राजस्थान से आते हैं, और इन्होंने इस विषय पर बड़े मजबूती से बोला। हमने तो क्लिप सुनाई है। इन्होंने कहा हनुमान जी को सुन लो, जरा हनुमान को ही बोलने दो। तो ये खड़े हुए, इन्होंने बताया खिलौने की दुकान नहीं खोल रहे हो कि बस कर दिया हो भाई, कोई भी खोल ले। इस पर आगे चलिए जरा। बड़े बदले बदले से नजर आ रहे हैं जनाब, इनको सुनवाइए। ये प्रधानमंत्री कहाँ चले गए थे? अभी न्यूक्लियर लॉ के बारे में बात हो रही है, प्रधानमंत्री गायब है, विदेश में घूम रहे हैं, और डॉक्टरेट लेके घूम रहे हैं इथियोपिया से इधर उधर 3 देश का दौरे में। और बीजेपी वाले बात करते हैं विपक्ष का नेता के बारे में। विपक्ष का नेता FES का, रूलिंग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का इन्विटेशन में गए, और वहां जाकर 8 मंत्रियों से मिलने वाले हैं, और इंडियन कम्युनिटी से बात करने वाले हैं, और ट्रेड के बारे में बात करेंगे। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है बीजेपी वालों? ये प्रधानमंत्री के लिए एक स्पेशल रूट है, और लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए अलग मापदंड है। ये कब तक चलेगा? और न्यूक्लियर एनर्जी का बारे में बात कर रहे हैं, उसमें MOS का बिठा के प्रधानमंत्री बाहर चले गए घूमने के लिए। ये देश का बारे में इनका सोच इतना ही है क्या कि प्रधानमंत्री बात नहीं करेंगे क्या? उनका पोर्टफोलियो है, खुद उनका ऊपर रिपोर्ट करती है न्यूक्लियर एनर्जी, उसका बारे में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है प्रधानमंत्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये PMO में MOS हैं, ये मंत्रालय मोदी का है, मोदी गायब हैं। इतना बड़ा बिल, इसी बात पर आप समझ लीजिए कि ये प्लानिंग के तहत कि मैं विदेश जाऊंगा तो चुपचाप सन्नाटे में कर लेना, क्योंकि इज्जत घुटने भी टेकने हैं, लेकिन बंद कमरे में। सिटकिनी लगा दो भाई साहब, कितने बार आपके पैर छूने हैं बताओ, पकड़ लेता हूँ, पैर ही पकड़ के बैठ जाता हूँ, बस कुंडी चढ़ा दो, खिड़की बंद कर दो, कोई देखे ना। और जब यहां से निकलेंगे दरवाजा खोल करके, तो बस वो बिल्कुल जो कादर खान वाली एक फिल्म का कई बार भाव ने बताया है ना,
गांव वालों को लेके जाने वाला, बिल्कुल वही प्रसंग है। अंदर जो जितना बेइज्जत करना है कर लो, बाहर जब निकले तो मेरे कंधे पे हाथ रख के निकलना, बस भैया, बस इतना कर देना। जरा चलाइए शशि थरूर को, फिर फाइनल सवाल लेंगे। शशि थरूर को सुनाइए। Well, I'm afraid it seems to be inevitable that the government never takes a bill back to rethink it or add some provision to strengthen it in light of what the parliamentary debate indicates. And I think if you listen to a large number of the opposition speeches, there were very serious concerns expressed about liability, about the rights of our Indian citizens who might one day be facing problems as a result of this. The government remains impervious. They come with a bill. They allow the debate to take place, which is a good thing, but they never seem to be affected by it in terms of actually amending those issues where clearly they have not given enough thought. And so the net result is bills pass with the brute majority of the ruling party, and that has happened every time on every issue for the last many, many years. I do believe that on some issues like this, it would have been in the national interest to have a more detailed discussion in the committees, or in at least one special committee on this, to get a detailed study, and then for the government to take some of these thoughts into consideration instead of rushing a bill through. Right. But this seems to be the government's style, and I'm afraid ultimately none of us wants anything to go wrong in our country's nuclear system. But if it ever does, I'm afraid some of the words that were spoken by us will come back to haunt the government. And so we have two hostile neighbors. So how far it's prudent for us to pursue this nuclear policy, nuclear energy policy? No, look, nuclear energy is one legitimate arrow in our quiver. It cannot be something we're over-dependent on. We have to pursue solar, we have to produce hydro, we have to look at wind, all sorts of means of trying to produce renewable, non-fossil fuel energy is important. Of that, nuclear is one. But passing a bill where you remove all the protections that have been thoughtfully embedded into the legislation in the past, that raises some real questions. So it is because the nuclear sector is going to be open for a private sector. No, I'm not objecting to private participation per se, but the private participation should respect the conditions of security, safety and public interest that I pointed out in my speech. भाऊ फाइनल कमेंट है शशि थरूर। देखिए आपको दोनों मसलों पे इसलिए हमने आज सुनवाया, मनरेगा पर भी और इस पर भी। ईमानदारी से जब बोलते हैं तो बड़ा अच्छे से एक एक खाल उधेड़ देते हैं, एक धागा खोल देते हैं। इसमें भी बहुत पब्लिक सिक्योरिटी सब नहीं, बिल पास हो गया, ठीक है, अच्छा है, बिल पास होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन होता, थोड़ा सा आपने को देखना था। न्यूक्लियर एनर्जी तो चाहिए देश को, लेकिन फिर जरा डिस्कशन करते, एक हाथ कमेटी अपॉइंट करते। नरोवा कुंजरोवा दोनों तरफ हाथ लगा के डायरेक्ट बोल रहा है, लेकिन हार्ड हिटिंग कुछ लोगों का था। सही कहा जिसने, ये खिलौने बनाने की फैक्ट्री नहीं खोल रहे भैया, ये न्यूक्लियर रिएक्टर लगा रहे हो आप। और न्यूक्लियर रिएक्टर के मायने क्या है? क्या उतनी सेफ्टी आप मेंटेन कर पाएंगे? यदि लायबिलिटी नहीं होगा तो वो क्यों खर्चा करेगा सेफ्टी के ऊपर? यदि कल एक्सीडेंट होने के बाद भी उससे कुछ उसका बिगाड़ना ही नहीं है तो वो क्यों खर्चा करेगा? अपना प्रॉफिट क्यों नहीं कमाएगा ज्यादा? मरेंगे तो इंडिया के लोग मरेंगे, उसको क्या लेना देना है अमेरिका वाले को या जिसने भी सप्लाई किया? ये इसके बारे में कोई दायित्व? भाई जब प्राइवेट कंपनी लगाएगी तो सरकार इसका क्यों दायित्व लेगा? अभी तो ये भी नहीं तय हुआ कि भाई सरकार वो यदि परमाणु कोई बिजली बनाता है तो उसको क्या रेट में खरीदा जाएगा। हाँ। अभी उनको कितना प्रॉफिट कमा के देंगे? और इस पे तो मोदी जी को समझाना चाहिए था, देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक, वो कहाँ गायब? ये बिल इतनी जल्दबाजी में थी नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि एपेक्सिल फाइल और इस सब का मुझे डाउट है। वो विदेश में बैठे, यहाँ बिल आ गया, इतना महत्वपूर्ण बिल, मोदी जी समझाते ना देश को। मोदी जी को ये बिल जल्दी जल्दी करना था, अमेरिकन सरकार को बिल्कुल नाराज नहीं करना है। ये बिल सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए इतने जल्दी पास हुआ। और इसकी जो कंपनियां आएगी, आप और हम यही हैं, जब ये बिल लागू होगा तब भी हम बता देंगे कि कैसा किस किस का इंटरेस्ट है इसमें। चलिए, अभी तो बिल आया है, अभी बाकी जो लोग आएंगे सबकी खबर हम आप तक लाएंगे, लेकिन चलते चलते मैं एक वीडियो के साथ छोड़ जा रहा हूं कि संसद में हो क्या रहा है। संसद में
सत्ता पक्ष के नेता कुछ भी बोले, वहां पे उल जलूल मुद्दे पर बोले, मुद्दे से इधर उधर चले जाएं, कुछ भी बोले, चेयर बड़े मजे सुनता है, लगता है कि चुटकुले आज चल रहे हैं बीरबल के, मजे ले लो पूरे। अपोजिशन मुद्दे पर बोलता है तो उसको मुद्दे का बैकग्राउंडर भी नहीं तैयार करने देते, नहीं नहीं सीधे मुद्दे बोलिए। चुनाव सुधार पे है, अगर वो बैकग्राउंडर बताने लगा कि इतने बीएलओ की जान गई, बीएलओ की जान नहीं, आप चुनाव सुधार पे बोलिए, मतलब क्या है? राम 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 जैसे जपते वैसे क्या कहें? चुनाव सुधार पे बोल रहा हूं, 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 बस ये होता है। वंदे मातरम पे बोलिए, और जैसे ही आप एग्जाम्पल लाए, नो 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 वंदे मातरम पे बोलिए। अब क्या बोले वंदे मातरम पे? वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। और सत्ता पक्ष वाले कुछ भी, मतलब जितना उटपटांग बयानबाजी है, बातें हैं, इनसे करवा लो। इससे ज्यादा क्या उटपटांग होगा? मनरेगा में राम जोड़ने से रोजगार मिलेगा। गाय हाँ। को दूध नहीं आता तो भी राम का नाम ले लो, दूध आ जाएगा। कल ये सांसद बीमार पड़ गया तो इसको राम राम ही कहलवाओ, इसको दवाई ववाई मत दिलवाओ कहीं। इसको ठंड लगती है तो इसने राम राम ही कहना चाहिए। ऐसे सांसदों को राम राम करने का टाइम आ गया है हाउस से। कौन करेगा? देश यही तो नहीं समझ पा रहा है, उसी राम राम में उलझा करके देश को गाय दूध देना बंद कर दिया, लेकिन देश का दूध निकाल ले रहे हैं। ये पूरा देश को दूध रहे हैं, पूरा देश दूध दे रहे हैं ये। इजाजत दीजिए हमें, मैं उस क्लिप के साथ छोड़ जाता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। जरा देखिएगा कि इस देश की संसद कैसे चल रही है। मुद्दों पर आप तथ्य भी नहीं सुनना चाहते हैं, कहते हैं ऑथेंटिकेट करो। अरे ऑथेंटिकेट करने के लिए विजुअल्स पड़े हैं, कितने विजुअल लाए आपके पास? देखोगे बैठ के थक जाओगे। वो सांसद न ला पाए तो मुझसे मांग लो, उतने विजुअल ला के दे दूंगा जो ऑथेंटिकेट करने की बात कर रहे हो। क्लिप दिखा दीजिए, हमको इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लिप प्ले करिए। धन्यवाद सभापति महोदय। पिछले 10 घंटे से देश की पार्लियामेंट में चुनाव सुधार और एसआईआर पर होती हुई बहस और बड़े बड़े नारे, वादे, समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। कैसा चुनाव और कैसी पारदर्शिता सर। जब बिहार में ऐन चुनाव के पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल के वोट खरीदा जाए और चुनाव आयोग चुपचाप तमाशा देखे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस। सभापति महोदय, जब सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पड़े हों और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अकाउंट में तकरीबन 100 करोड़ रुपए पड़े हों, तो फिर जमहूरियत जिंदाबाद का नारा सिर्फ और सिर्फ ढोंग नजर आता है। सभापति महोदय, जब देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से विपक्षी पार्टियों के विधायकों को तोड़ने को देश की मीडिया ऑपरेशन लोटस कह करके सेलिब्रेट करे, तो फिर कैसा सुधार और कैसी जमहूरियत सर। जब यूपी के मीरापुर उपचुनाव में वोट देने के लिए घर से निकली मुस्लिम महिलाओं के सामने पुलिस का इंस्पेक्टर रिवॉल्वर तान के वोट न देने की धमकी दे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस सर। जब महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी जैसी पार्टियों को तोड़ लिया जाए और उनका चुनाव निशान छीन लिया जाए और चुनाव आयोग चुप रहे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस सर। मैं ये तो नहीं कहता, मैं ये तो नहीं सर, विल ऑथेंटिकेट, मैं विल ऑथेंटिकेट सर, मैं ये नहीं कहता कि चुनाव आयोग धृतराष्ट्र हो गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने गंधारी की तरह अपनी आंखों पे पट्टियां जरूर बांध ली हैं। सभापति महोदय, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि आपको बताया था बहस सर मैं ऑथेंटिकेट करूंगा सर, मेरा टाइम बहुत थोड़ा है। नहीं, आप टाइम थोड़ा है तो विषय पर बोलिए सर। विषय पे सर, चुनाव सुधार पे बात कर रहा हूं चुनाव सुधार सर। बोलिए। मैं तो ये कह रहा हूं सर, 40 से ज्यादा बीएलओ ने अपनी जान दे दी है सर। होना तो यह चाहिए था कि बहस शुरू होने से पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती। सर, चुनाव आयोग बात करने को तैयार नहीं है। कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। राजस्थान के
बीएलओ मुकेश जांगीड़ हो, हरिओम बैरवा हो, मध्य प्रदेश के बीएलओ रमाकांत पांडे हो, सुजान सिंह हो, उदयभान सिंघारे हो, मनीराम हो, सीताराम गौड़ हो, सर्वेश कुमार हो, कविता हो, अनिता नागेश्वर और भुवन सिंह चौहान हो। सर ये बीएलओज हैं जिन्होंने जान दी है सर। आखिर चुनाव आयोग उनसे ऐसा क्या करवाना चाहता था कि उन्होंने जमीर की आवाज सुनी और आत्महत्याएं कर ली? उन्होंने सरकार का वो काम करना स्वीकार नहीं किया। सर बंगाल की रिंकू तरफदार हो, मनी सिंह हो, सर नमिता हंसदा हो, सर मेरा टाइम तो सर आपने लगातार सर मैं चुनाव सुधार पर बोल रहा हूँ सर, चुनाव सुधार पर बोल रहा हूँ सर। अगर नहीं बोलने देना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सर मैं बीएलओस का नाम ले रहा हूँ सर। ये विषय ही है सर, मेरा समय तो लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं सर। सर नहीं बोलने देना चाहते तो कोई बात नहीं सर। सर मुरादाबाद के बीएलओ सर्वेश सिंह का वीडियो जिसने भी देखा होगा, उसकी चीखें सुनकर के चुनाव आयोग की आंख में आंसू आना चाहिए था, लेकिन अफसोस है कि चुनाव आयोग सुनने तक को तैयार नहीं है सर। आप इन चीजों पर डिस्कस करना चाहते हैं सर? ये चुनाव सुधार से सर ये रिलेटेड नहीं है सर। क्या हम बीएलओ का नाम भी नहीं ले सकते जिन्होंने जान दिया है सर? मैंने कहा चुनाव सुधार, सर चुनाव सुधार का ही बात कर रहा हूँ सर। चुनाव सुधार जिनको करना है उनको कमियां नहीं गिनाएंगे सर। इलाज तभी होगा जब बीमारी बताई जाएगी सर। दूसरे वक्ता को बुलाऊंगा सर। देखिए सर ये तो अन्याय है सर, आप ना बोलने दें वो अलग बात है। आपने सर ना बोलने, इस सत्र में पहली बार बोलने का मौका मिल रहा है सर, नहीं बोलने देंगे तो कोई बात नहीं सर, ना बोलने दें। चुनाव सुधार बंसीलाल गुजर